एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो है ब्लड एंड प्लाज्मा। हम आज ब्लड और प्लाज्मा को कवर करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। तो चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड एंड प्लाज्मा। हम आज ब्लड एंड प्लाज्मा कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक सिस्टम और होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जैसे सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उसी में से एक सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्लियर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो कि होता है ब्लड। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और ये जो ब्लड है वो किसमें मूव करेगा? ब्लड वेसल्स में मूव करता है, जैसे कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो आ जाएंगी इसमें ब्लड वेसल्स। और हमारी बॉडी में होता है पंपिंग डिवाइस, जो कि है हार्ट, जो हमारे ब्लड को कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है। तो ये है हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड से हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और हम कह सकते हैं ब्लड एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी। तो हम क्यों कह रहे हैं ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक लिक्विड है। ब्लड क्या है? एक लिक्विड है, तो हम इसलिए कह रहे हैं फ्लूइड। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स में सर्कुलेट करता है और एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। सो दैट हम इसलिए कह रहे हैं कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, या हम कह सकते हैं कि ब्लड एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कह रहे हैं कि ब्लड एक स्पेशल टाइप का लिक्विड है, उसमें सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, लिक्विड पार्ट भी होता है। सो दैट हम कह रहे हैं इसलिए स्पेशलाइज्ड लिक्विड है। और क्या है कनेक्टिव टिश्यू? हमें पता है कि जब हमारी बॉडी ऑर्गन को एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करता है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। चलिए अब बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम की। तो ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो मेल में 5 लीटर के अराउंड ब्लड प्रेजेंट होता है बॉडी में, और फीमेल में 4 to 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, मेल के कंपैरिजन में फीमेल की बॉडी में थोड़ा सा कम ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आप ब्लड वॉल्यूम याद रखना। ठीक है, मेल में 5 लीटर होता है और फीमेल में 4 to 4.5 लीटर के अराउंड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, ताकि थोड़ी सी आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें डिफरेंट तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी दूर दूर होती हैं, और जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अगर सेल्स दूर दूर होंगी तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा ही होता है कि जो सेल्स होती है वो बहुत दूर दूर होती है, उनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं और एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो देखते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, मैंने आपको बता दिया। देयर इज प्रेजेंट अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स के बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस इज फिल्ड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर स्पेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भरा होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सबस्टेंस पाया जाता है। ग्राउंड सबस्टेंस म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है,
म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। चलिए, तो ये बातें हमने कर ली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ये जो ब्लड है, ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी हमने जान लिया थोड़ी सी बातें कि क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू का हम एक पिक्चर भी लेकर के आए हैं। इसमें देखिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल है, 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 ये सेल है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है और इनके बीच में देखिए काफ़ी सारी स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्स काफ़ी दूर दूर हैं एक दूसरे से और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी प्रेजेंट है। इस इंटरसेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रहा है ना, ये फाइबर्स वगैरह देखने को मिल रहा है, ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स है, प्रोटीन के फाइबर्स वगैरह देखने को मिल रहा है। और एक ग्राउंड सब्सटेंस भरा होगा जिसको हम बोलेंगे मतलब जिसको वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो आगे तो ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं। ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% प्रेजेंट होते हैं ये। और ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में, ये होता है 55%। 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं आपके सेल, आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे और सेल के फ्रैगमेंट्स होंगे, सेल के फ्रैगमेंट्स। सेल्स में आ जाती है आपकी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। और सेल के फ्रैगमेंट्स में आ जाते हैं आपके प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बड़ी सेल मेगा कैरियोसाइट सेल होती है जो कि आपके रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। उसके फ्रैगमेंट्स बनते हैं जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आप परेशान मत होना। तो और जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड के कंपोजिशन में हमने देखा कि ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45% होते हैं और लिक्विड पार्ट जो होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं वो 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेल्स भी आ जाते हैं और सेल के फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं। सेल्स में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, सेल फ्रैगमेंट्स में प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड का थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर से बनी हुई है ये है आरबीसी, ये है आपकी आरबीसी। और जो हमने ब्लू ब्लू कलर से बनाई है ये वाली, ये है आपकी डब्ल्यूबीसी। और ये जो लाइट ब्लू से है ये है आपकी प्लेटलेट्स, ऐसा मान लेते हैं। और ये जो सेल्स हैं इनके बीच में क्या भरा हुआ है, ब्लड का लिक्विड पार्ट भरा है जैसे हम बोल रहे हैं प्लाज्मा। तो ये क्या भरा है, इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही कनेक्टिव टिश्यू की हमने बात की, जैसे कि हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इस इंटरसेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है, जिसमें कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। सेम इसी तरीके से देखो ब्लड भी है, ब्लड में सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स दूर दूर हैं आपको दिख रही है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। और जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है ये क्या है, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट यानी क्या है, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स भरा हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में जो है प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कि प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते थे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, लेकिन जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा वाला है मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से हम ब्लड को एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये है आरबीसी। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, या आप कह सकते हो रेड ब्लड कॉर्पसल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल, या आप इसी बोल सकते हो इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को आप वाइट ब्लड सेल बोलते हो, वाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल, या आप इसे ल्यूकोसाइट बोलते हो, ल्यूकोसाइट।
और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली। ब्लड का कंपोजिशन हमने देख लिया और ब्लड का ये हमने एक डायग्राम देख लिया कि ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट है और लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है, जिसमें कि प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट है प्लाज्मा में, जिसे हम ब्लड को इसलिए हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और इसमें जो सेल्स हैं आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, या वाइट ब्लड कॉर्पसेल बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल या इराइथ्रोसाइट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है परसेंट? 55%। ब्लड का पार्ट जो 55% है वो प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा का कलर जो होता है वो होता है पेल येलो, पेल येलो, या आप कह सकते हो कि स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है ये, विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड यानी थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का चिपचिपा जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। तो प्लाज्मा जो होता है वो आपका पेल येलो होगा, या आप कह सकते हो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा में जो वाटर होता है, प्लाज्मा में होता है वाटर, ये होता है 90 टू 92%। कितने परसेंट होता है? 90 से लेकर के 92% तक वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। अब इसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं आपके 6 to 8%। प्रोटीन्स प्लाज्मा में 6 to 8% पाए जाते हैं। और अदर सॉल्यूट्स की बात करें तो 1 to 1.5% अदर सॉल्यूट्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की बात करें तो वाटर 90 to 92% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स की बात करें तो 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। सॉल्यूट्स की बात करें तो 1 से लेकर के 1.5% सॉल्यूट्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब प्लाज्मा के सॉल्यूट्स देखते हैं हम पहले, फिर उसके बाद हम प्रोटीन्स पे मूव करेंगे। सॉल्यूट्स की बात करते हैं तो सॉल्यूट्स में पहला आपका इसमें डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट होती हैं। पहली होंगी डिजॉल्व गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में भी देखा था कि जो प्लाज्मा में गैसेस डिसॉल्व हो रही थी, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही थी 3% और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रही थी 7%। तो प्लाज्मा में क्या होता है, डिसॉल्व गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, इसमें वाइटमिन्स होते हैं। वाइटमिन्स इसमें होते हैं हॉर्मोन्स, इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। फिफ्थ आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और मिनरल्स, या आप कह सकते हो उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, या आप इसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हो, ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सोडियम आयंस होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस होंगे NaCO3-, और पोटेशियम आयंस होंगे,
मैग्नीशियम आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे एक्सेट्रा। तो प्लाज्मा में सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सॉल्यूट्स में डिजोल्व गैसेस आ गई, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड वाइटामिन्स आ गए। थर्ड हार्मोन्स। फोर्थ न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ है नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। सिक्स्थ है मिनरल्स, या आप उसे इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हो, जैसे कि सोडियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के सोल्यूट में, सोल्यूट्स मतलब प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। फर्स्ट प्रोटीन हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होती है वो 4% होती है प्लाज्मा में, यानी ये मैक्सिमम नंबर में पाई जाती है। टोटल 6 to 8% प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होती थी, उसमें से जो एल्ब्यूमिन है वो 4% अकेली पाई जाती है, यानी ये मैक्सिमम नंबर में होती है। ठीक है, चलिए। एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है इसको? प्रोड्यूस बाय लीवर, वो प्रोड्यूस करती है लीवर। और इसकी जो साइज होती है ये होती है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, सबसे छोटी होती है प्लाज्मा में, छोटी प्रोटीन्स होती है। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो एल्ब्यूमिन जो होती है 4% होती है मैक्सिमम, और प्रोड्यूस करता है इसको लीवर। इसका जो साइज होता है वो होता है स्मॉलेस्ट। फंक्शन क्या है? मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आइए देखते हैं एल्ब्यूमिन कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस करता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करता है। तो ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, मान लेते हैं ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। अब ब्लड कैपिलरी है और ऊपर ये जो ग्रीन कलर से बना है ये है आपका टिश्यू। और ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है टिश्यू स्पेस। जो ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं टिश्यू स्पेस। तो ब्लड कैपिलरी में आपकी छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स मैंने बना दिए हैं। अब ब्लड कैपिलरी में क्या होगा? ये ब्लड आपका मूव करेगा, ब्लड आपका मूव करता रहता है। ठीक है, हमें पता है कि ब्लड कैपिलरी में ब्लड मूव करता है। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में क्या हो, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, एल्ब्यूमिन, ये हमने ब्लू कलर से एल्ब्यूमिन बनाया है, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन मान लीजिए हमारे ब्लड में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड मूव कर रहा है, जो हमारी ब्लड कैपिलरी में ब्लड मूव कर रहा है उसमें से वाटर निकल के इस टिश्यू स्पेस में चला जाता है, वाटर लीक आउट होकर के इस टिश्यू स्पेस में जाने लगता है। ठीक है, ये वाटर लीक करके ये टिश्यू स्पेस में क्या हो रहा है? जाने लग रहा है। इसकी वजह से हमारे ब्लड में जब एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इस वजह से तो क्या हो रहा है, इस ब्लड कैपिलरी में से वाटर निकल के इस टिश्यू स्पेस में जाने लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि इस टिश्यू स्पेस में वाटर भर जाता है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गई, मतलब टिश्यू स्पेस में क्या होता है? पानी भर जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गई, इसी कारण से इन्फ्लेमेशन हो गई। तो अब क्या होगा कि अगर आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मतलब मेंटेन हो जाए, ठीक है, मेंटेन हो जाए, अब क्या होगा, ये जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, एक मिनट दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये जो एल्ब्यूमिन है, मान लेते हैं ये एल्ब्यूमिन हमने बना लिया ब्लू कलर से, ये हमने एल्ब्यूमिन बना लिया। ठीक है, ये हमने एल्ब्यूमिन बना लिया। ठीक है, मान लीजिए हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो क्या होगा, और जो एल्ब्यूमिन होता है उसके अराउंड होते हैं आयंस। ठीक है, वो आयंस से सराउंडेड होता है, आयंस होते हैं उसके आसपास, आयन से सराउंडेड होता है। तो क्या होगा, जब ये एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में नॉर्मल हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर बाहर लीक आउट हुआ था ना टिश्यू स्पेस में, वो वाटर अंदर आने लगता है, वो वाटर अंदर आने लगता है, अंदर आने लगता है। ठीक है, वो वाटर क्या होता है? अंदर आने लगता है, ये अंदर आ गया। जब हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम थी, ठीक है, तो क्या हुआ था कि इस ब्लड कैपिलरी में से जो ब्लड था उसमें से वाटर निकल के टिश्यू स्पेस में जा रहा था,
जिससे मान लीजिए आपका ब्लड था 5 लीटर के आसपास, ठीक है, नॉर्मल जो आपका ब्लड था वो 5 लीटर के आसपास था। जब वाटर लीक करके टिश्यू स्पेस में चला गया था, जब एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत कम थी, तो क्या हो गया था, मान लीजिए आपका ब्लड का वॉल्यूम घट के हो गया था 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर ब्लड हो गया केवल आपका, वाटर बाहर निकल के टिश्यू स्पेस में चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। अब एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ब्लड में हो गई नॉर्मल, तो क्या हो गया, ये वाटर जो लीक आउट हुआ था टिश्यू स्पेस में वो वापस से अंदर ब्लड कैपिलरी में आता है, ठीक है। तो फिर से आपका ब्लड बढ़ के हो गया 5 लीटर, ठीक है, या मान लीजिए 4.5 लीटर, मान लीजिए 4.5 लीटर मान लेते हैं, 4.5 लीटर। तो क्या कर रहा है, ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम कर रहा है। और जब ब्लड वॉल्यूम आपका मेंटेन रहेगा, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। सीधी सी बात है कि जब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस होता है उसको बना के रखता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो एल्ब्यूमिन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा में 3 टाइप्स की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के जो परसेंटेज होती है वो 2.4% होती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन कितने परसेंट थी, 4% थी, और जो ग्लोब्यूलिन होगी वो 2.4% प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। और प्लाज्मा में 3 टाइप्स के ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होते हैं, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन होते हैं उसको बनाती है लीवर, तो कौन बनाती है, लीवर बनाती है। और इसका फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाइटामिन और मिनरल्स को, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाइटामिन एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, आप लिखो, ठीक है। तो हमें ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है अल्फा बीटा ग्लोबुलिन, हमें पढ़नी है गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। अब हमारे जो सिलेबस में है वो है गामा ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन 3 टाइप्स की होंगी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा के बारे में हमने देख लिया कि लीवर को बनाती है इसको, और इसका फंक्शन होता है विटामिन और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हमारी है गामा ग्लोबुलिन की बारी। गामा ग्लोबुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हम बस इस चैप्टर का आज क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। तो ग्लोबुलिन 2.4% है, इसमें से हम पढ़ रहे हैं गामा ग्लोबुलिन। इसको क्या हम बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, या हम इसे एंटीबॉडी भी बुलाते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। अलग गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, या हम इसे एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसको कौन बनाता है, इसको बनाती है बी लिम्फोसाइट। इसको लीवर नहीं बनाती, इसको बनाती है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में जो प्लाज्मा सेल्स होंगी वो बनाएंगी इसको, ठीक है। क्या होता है, चलो इसको बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मान लो ये एक एंटीजन है, मान लो ये एक एंटीजन है, ठीक है। क्या होता है, ये जो गामा ग्लोबुलिन, इसको हम एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी होती है, ये जो एंटीबॉडी होती है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंटीबॉडी फाइट करती है अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब जो डिसीज हमारी बॉडी में कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उसके अगेंस्ट ये लड़ती है, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ये पैथोजेंस, तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, इनसे लड़ती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। एंटीबॉडी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। एंटीबॉडी किससे प्रोटेक्ट करती है, हमें डिजीज होने से बचाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में बीमारी होने से बचाती है। तो क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन है प्रोड्यूस करती है बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल। कैसे प्रोड्यूस करती है, देखो ये मान लो कोई एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन हमारे बॉडी में क्या किया, एंटर किया, ठीक है। एंटीजन यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में क्या किया, एंटर किया, ठीक है। ये एक मान लो ये एक क्या है, ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन है। तो एंटीजन इस ह्यूमन की बॉडी में एंटर किया, तो एंटीजन इस बी लिम्फोसाइट जो है वो एक टाइप की WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये एंटीजन इन बी लिम्फोसाइट से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा,
एक पे, हाँ ठीक है। तो जो एंटीजन इस ह्यूमन की बॉडी में मान लो एंटर किया, तो ये जो एंटीजन एंटर करेगा, ठीक है, इससे कौन इंटरेक्ट करेगा, इससे बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करती है। बी लिम्फोसाइट एक टाइप की WBCs होती है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एंटीजन और इस बी लिम्फोसाइट का क्या होगा, इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्ट करती हैं। बी लिम्फोसाइट इस एंटीजन से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है और बाइंड कर जाती है, और बी लिम्फोसाइट फिर ब्रेक हो जाती है प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल। तो जो गामा ग्लोबुलिन होती है वो आपकी बी लिम्फोसाइट यानी प्लाज्मा सेल बनाती है, ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो हमारी थर्ड और फोर्थ प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 0.3% प्रेजेंट हो रही, सबसे कम प्रेजेंट होंगी, और इसको बनाएंगी कौन, लीवर की सेल्स बनाती हैं, और इसका साइज जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल मतलब लार्जेस्ट होती है। ये प्रोटीन्स बड़ी बड़ी होती हैं, और जो आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी वो स्मॉलेस्ट थी, और फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो लार्जेस्ट होती है। इसका फंक्शन क्या होगा, it promotes blood clotting, it promotes blood clotting, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रमोट करती है, ठीक है। जो फिब्रिनोजेन होती है और प्रोथ्रोम्बिन होती है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं पे कट लग जाता है तो क्या होता है कि वहां से ब्लड निकलने लगता है, कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो जो ब्लड है वो आपका रुक गया और वहां पर कुछ सब्सटेंस जमा हो गए हैं, ठीक है, कुछ क्लॉट बन जाता है। तो क्या होता है, ये फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, ब्लड क्लॉट फॉर्म करती हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो हम ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज हमने बस इतना ही कवर किया है प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कितने परसेंटेज होती है, कौन किसको बनाता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर लेते हैं जो हमने पूरा पढ़ा हुआ है। चलिए, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा जो चैप्टर था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा कि हम इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटिंग फ्लूइड होगा वो ब्लड होता है। ब्लड किस में मूव करता है, ब्लड वेसल्स में मूव करता है, जैसे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, और पंपिंग डिवाइस होगा हमारी बॉडी में, हार्ट जो हमारे बॉडी में लगातार ब्लड को पंप कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, या हम ब्लड को स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देखी। और हमने ब्लड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा कि मेल में 5 लीटर के अराउंड ब्लड होता है बॉडी में, और फीमेल में 4 to 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इस इंटरसेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है, जिसमें प्रोटीन फाइबर्स होती हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। चलिए, अब बात की हमने कनेक्टिव टिश्यू का, ये हमने डायग्राम देखा, इसमें देखिए बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, जिसके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की ब्लड की, तो ब्लड में होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स और लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं, लिक्विड पार्ट होता है 55% होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं आपके सेल्स, और आ जाते हैं सेल के फ्रैगमेंट्स। तो जो सेल्स होते हैं वो RBC और WBC सेल्स होंगे, और सेल फ्रैगमेंट्स जो कि प्लेटलेट्स होते हैं। ये एक बड़ी टाइप की सेल्स मेगा कैरियोसाइट जो सेल्स होती हैं उसके फ्रैगमेंट से बनते हैं, ठीक है, जो प्लेटलेट्स होते हैं। और लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो हमने ये ब्लड का डायग्राम दिया, क्या मतलब ब्लड सेल्स वगैरह हमने बना के देखी। ये ब्लड सेल्स में ये RBC है, WBC प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। प्लाज्मा का जो लिक्विड पार्ट है, मतलब प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो है, यानी मैट्रिक्स जो है वो प्लाज्मा है। और इस प्लाज्मा में प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं। तो ब्लड में हमने देखा कि RBC को हम रेड ब्लड सेल या कॉर्पेसेल बोलते हैं, जैसे हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल या कॉर्पेसेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स
फॉर्म थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा 55% जो है ब्लड का पार्ट होता है। कलर इसका पेल येलो या स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस यानी थोड़ा सा गाढ़ा चिपचिपा फ्लूइड होगा। कंपोजिशन की बात करें तो वाटर 90 to 92% प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 6 to 8% होते हैं, सॉल्यूट्स की बात करें तो 1 से 1.5% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के जो सॉल्यूट्स होते हैं उसमें हमने देखा कि कौन कौन से सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डिजॉल्व गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड, वाइटामिन्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। फिफ्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होंगे। और सिक्स में मिनरल्स को या इलेक्ट्रोलाइट्स को, जैसे कि सोडियम, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस, ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें, सॉल्यूट्स हमने देख लिया, अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन हमने देखा कि एल्ब्यूमिन कौन बनाता है, जो है वो लीवर बनाता है, और ये 4% होती है, यानी मैक्सिमम प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा में वो होती है एल्ब्यूमिन। इसका साइज जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, छोटी साइज की होती है। फंक्शन देखते हैं तो मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन कर रही है ये चीज़ें हमने देख ली थी डिटेल में, कैसे मेंटेन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में जो सेकंड प्रोटीन थी वो थी ग्लोबुलिन। प्लाज्मा में 3 टाइप्स की ग्लोबुलिन होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो 2.4% प्रेजेंट होती है। अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन होती है वो लीवर बनाता है और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना वाइटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका बस हमने इतना ही देखना है। चलिए, अब जो नेक्स्ट प्रोटीन है वो है गामा ग्लोबुलिन, ये हमें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी भी कहते हैं। कौन बनाता है इसको? बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? हमने अभी देखा कि कोई मान लीजिए एक ह्यूमन है, उसमें एंटीजन इंटर किया उसकी बॉडी में, तो बी लिम्फोसाइट एक टाइप की WBC होती है, वो उससे इंटरेक्ट करती है और बनाती है प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। चलिए, तो एंटीबॉडी क्या होती है? वो फाइट करती है किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। पैथोजेंस यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजन, मतलब बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फाइट करती है। एंटीबॉडी हमें डिजीज से बचाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो थर्ड और फोर्थ प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 0.3% प्रेजेंट होती है और इसको बनाता है लीवर। इसका साइज होता है लार्जेस्ट और ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लड का लॉस होता है, वहाँ पे कुछ देर बाद क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कुछ सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिससे हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करती है। तो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह भी हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने इस चैप्टर में इस लेक्चर में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो बस के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।